सभी प्रशिक्षु साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। बच्चों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की हिंदी क्लासेस का टाइम हो चुका है। जैसे आपको पता है, हर रोज 10 बजे सुबह हिंदी की क्लासेस होती है। आज हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, सेकंड क्लास में हमने विराम चिन्ह को पढ़ा था। लेकिन आज जो थर्ड क्लास होने वाली है, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी, जो आपके क्वेश्चंस में आपके पेपर में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप समझना कि ये फास्ट रिवीजन है और आपको उन क्वेश्चन का पता चलेगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में। बच्चों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का अभी कुछ नहीं पता है, कौन सा प्रमोट होगा, किसका एग्जाम होगा। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। हिंदी की ऐसी क्लास है आपकी कि आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए कंबाइन क्लास चलाई गई है। अगर आप थर्ड में प्रमोट हो जाते हैं, अच्छी बात है, अब फोर्थ सेमेस्टर की जो हिंदी है उसमें भी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अगर थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ तो आप थर्ड में भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो बच्चों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां भी आप जुड़े हैं, जिस भी ग्रुप में, जिससे और भी प्रशिक्षु देख सके। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन लाइक से ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और बच्चों, बताना कि ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो पढ़ाता हूं मैं, क्या ये आपके समझ आ रहा है या फिर कॉपी पर नोट करके तब पढ़ाया करूं। ठीक है गाइज, तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। कल जो हमने विराम चिन्ह की क्लास ली थी, उसी का एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहला आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप, और इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, यानी खड़ी पाई के जैसा। सेकंड आता है आपका अर्धविराम। अर्धविराम को बोलते हैं सेमीकोलन। इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है। ये इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है गाइज, ये आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम पर सर्च करना, टेलीग्राम पर सर्च करना ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन SHIKSHAN, ये आप सर्च करना, आपको 8000 प्लस मेंबर का ग्रुप दिखाई देगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह होता है इस प्रकार का, यानी कोमा। नेक्स्ट आता है अपूर्ण, यानी न्यून विराम। ये किस प्रकार का होता है? ये इस प्रकार का होता है। इस चिन्ह को मैंने कल आपको बताया था कि विसर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न विराम, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है विस्मय विराम, यानी विस्मयादि बोधक भी इनको कह सकते हैं, एक्सक्लेमेशन। तो इसका चिन्ह कैसा होता है? आश्चर्यजनक वाला, ये वाला, जैसे हाय, इस तरीके से उसके उस शब्द के बाद में इस तरीके का चिन्ह लगता है जहां आश्चर्य हो रहा हो, कुछ ऐसी चीज जो एकदम से सुनी हो, ऐसा संभव ही नहीं है, उस अक्षर के बाद इस तरीके का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक इस चिन्ह का नाम भी है। नेक्स्ट आता है निर्देशक चिन्ह, यानी निर्देश आप डैश कह सकते हैं, इस प्रकार का। नेक्स्ट आ जाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किस प्रकार का होता है? इसको दूसरा नाम है संबंध चिन्ह। ये इस प्रकार का होता है, लेकिन ये छोटा होता है डैश से, निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट आता है अवतरण विराम, यानी उद्धरण चिन्ह। इसको अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, कल मैंने बताया था। यानी इंग्लिश में तो आप सभी पहचान ही जाएंगे, इन्वर्टेड कोमास। तो ये 2 प्रकार के इन्वर्टेड कोमास होते हैं इस प्रकार, यानी किसी दूसरे की कही गई बात को दर्शाने का ये काम करते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं लोप विराम। ये मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था, ये नया आया है, तो इसको भी आप जान लीजिए। अगर कोई अपनी बात पूर्ण करके दूसरे के लिए छोड़ दे, तो उस बात के बाद में इस तरीके से डैश डैश लगा दिए जाते हैं, उसे कहते हैं लोप चिन्ह, यानी कुछ बात कहकर बीच में ही चुप हो गया, इस चिन्ह का वो मतलब है। नेक्स्ट आता है संक्षेप, यानी सूचक
लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह ऐसा होता है, यानी जुक्का डॉक्टर के बाद में लगता है, तो इस प्रकार का डॉक्टर को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर तो एक कंप्लीट ऐसा बनता है, इस प्रकार लिखा जाता है ना डॉक्टर, तो उसको शॉर्ट में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे MBA। नेक्स्ट आता है त्रुटि विराम यानी हंस पद। जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, बीच में आपका कोई अक्षर यहाँ पर छूट जाता है, तो उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये चिन्ह लगाकर उसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसी चिन्ह को कहा जाता है। चलिए मैं एक बार यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि आपको PDF में दिखाई नहीं देगा। इस क्लास की एज इट इज ऐसी ही PDF आपको मिल जाएगी। चलिए मैं इसको एक बार बना दिए हैं। इसको खड़ी पाई कहा जाता है। ये आपके अर्धविराम हैं, यानी सेमीकोलन। नेक्स्ट आता है कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, सबसे स्मॉल, और ये बड़े, और एक इस प्रकार के, ठीक है गाइस, ब्रैकेट। नेक्स्ट आता है रेखांकन यानी अधोरेखन, ये इस प्रकार की होती है। चलिए हम जानते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं। जैसे अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह किस प्रकार का होता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बच्चों यहाँ पर आपको उत्तर दिखाई दे गया है, तो अनुस्वार का चिन्ह होता है इस प्रकार का, यानी किसी अक्षर के ऊपर इस तरीके का लगा होगा तो अनुस्वार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको मैं आंसर नहीं दिखने दूंगा, ये चीटिंग है, आपने आंसर देख लिया है। चलिए सभी प्रशिक्षु साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हलंत, हलंत का चिन्ह कौन सा है इनमें से? कल मैंने आपको पढ़ाया था ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या सी, या डी। बताइए जल्दी। जी बिल्कुल सही। बच्चों हलंत का जो चिन्ह होता है ये वाला होता है। कैसे पता करेंगे? जैसे मैं लिखूं कै, अगर ये कै एक व्यंजन है, आपको पता है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बनाया जाता, तो इसमें भी एक व्यंजन छुपा है। अगर हम इसमें से कै में से उस व्यंजन को स्वर को निकाल दे तो कै आधा हो जाएगा, और आधे को पूर्ण करने के लिए हलंत लगाया जाता है, यानी जिससे दिखाया जाए जो कै के अंदर है, कै को अगर हम डिफाइन करें तो कै प्लस ए। जैसे आप बोलो कै, कै बोल के देखो, कै में बाद में आपको ए की ध्वनि आती है ना, साउंड, यानी कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। अगर इस व्यंजन में से हम स्वर को निकाल दें तो इस प्रकार हम लिखेंगे, यानी ये अब बिल्कुल शुद्ध व्यंजन है। कै के नीचे हलंत लगा होगा ये वाला, तो अब ये शुद्ध है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। बच्चों संधि टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे तो आपके समझ आ जाएगा, या आपने सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ी होगी तो तब आपने समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विसर्ग का चिन्ह। विसर्ग का चिन्ह बताइए कौन सा है इनमें से, ये वाला, या ये, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, यही है विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार का। बाकी इसका नाम बताइए, जो 3 ऑप्शन है ये बताइए कौन कौन से हैं। ये वाला अल्प विराम, ये अर्ध विराम, और ये वाला पूर्ण विराम। आई थिंक आप सभी समझ पा रहे होंगे। बच्चों आपकी क्लास में समझ आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी क्लास में आगे हम देखेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, विराम चिन्ह से, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप ये बताइए, विसर्ग, हलंत तथा अनुस्वार का चिन्ह बताइए। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये सभी चिन्ह पता होंगे, अभी हमने डिस्कस किए थे इसी वीडियो में। तो विसर्ग का चिन्ह ये होता है, हलंत का चिन्ह ये वाला और अनुस्वार का ये। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक है, शह तथा अश्व में लगा चिन्ह कौन सा है, यानी इस चिन्ह को आपको पहचानना है। ये चिन्ह कौन सा है आपका? विसर्ग। आपने अभी देखा था, कहाँ? ये वाला विसर्ग है ना, इस प्रकार का। इसको न्यून विराम या अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र, विद्यालय, स्वागतम, प्रत्येक, फलम में उचित विसर्ग एवं हलंत का सही प्रयोग कर शब्द बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे छात्र, छात्र है, ये आपने विसर्ग लगा दिया, तो आपको इस को पहचानना है। आपको विसर्ग में और हलंत में कुछ शब्द लिखने होंगे। जैसे छात्र को हम विसर्ग में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखा जाएगा, विद्यालय को विसर्ग में लिखेंगे इस प्रकार लिखा जाएगा, स्वागतम को इस प्रकार लिखा जाएगा। ये हलंत लग गया, यानी इसमें से कै की ध्वनि निकल गई। जैसे मैं प्लस ए होता है ना, अगर मैं को हम सिंगल रखें यानी इसमें से स्वर निकाल दे तो इस प्रकार एम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है। प्रत्येक, प्रत्येकम, फलम, फलम, इसमें से भी ए निकाल दिया गया तो मैं के नीचे हलंत लग गया। तो इन चिन्ह को आपको पहचानना है, विसर्ग, विसर्ग और ये हलंत, इन दोनों वर्ड में भी हलंत ही है। ठीक है गाइस, 2 नंबर आपके पक्के। आई थिंक आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हलंत के प्रयोग से वर्ण या अक्षर आधा या पूरा दोनों में से क्या होता है, यानी आपसे पूछ लिया गया अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी शब्द में हलंत का प्रयोग कर दे वो आधा हो जाता है या पूरा। यानी जिस भी शब्द में आप हलंत लगा देखें तो वो आधा हो जाता है। ये भी आपका क्लियर हो गया। जैसे अभी मैंने बताया था कै, यानी एक शब्द पूरा है ये, अगर इसको हम आधा लिखें तो कै के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस ए, इस प्रकार के ये पूरा कै बनेगा। तो ये वाला आपसे पूछा गया है, अगर हलंत लग गया तो ये शब्द आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं में मैं वर्ण अक्षर पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया जाएगा? तो ये आधे रूप में पाया जाएगा, क्योंकि अगर फुल पूरे रूप में लिखना है तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार से ये कंप्लीट बनेगा मैं। ठीक है गाइस, आप सभी की समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाता है वंश अंश शब्द में किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये अनुस्वार का किया गया है, बता देंगे। चिन्ह होता है इस प्रकार का, यानी जो बिंदी लगती है यही होती है अनुस्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका बीटीसी 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है और विराम चिन्ह ही टॉपिक से पूछा गया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया और 2 नंबर में से पूछा गया था। विसर्ग तथा अनुस्वर की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, यानी आपसे विसर्ग और अनुस्वर की उदाहरण सहित व्याख्या पूछ ली गई है। आपको पता है विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार का होता है, जिसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। तो विसर्ग के बारे में देखते हैं। विसर्ग कोई स्वतंत्र वर्ण न होकर केवल वर्णों का चिन्ह होता है जो सदैव स्वर वर्ण के बाद होता है, जो र अथवा श का रूपांतर मात्रा है। जिस स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान में इसे भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल मिलता है, जैसे विद्यालय और
मोहन है। नेक्स्ट समझते हैं अनुस्वर। अनुस्वर का चिन्ह किस प्रकार का होता है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस प्रकार। यह आपका अनुस्वर का चिन्ह है, आपने ऊपर भी पढ़ा था क्लास में। तो इसके बारे में अगर आपसे डिफाइन करने को आ जाए यानी परिभाषा पूछ ली जाए इसके बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? अनुस्वर स्वतंत्र वर्ण नहीं है, यानी जो अनुस्वर है ये वाला, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर लगाया जाने वाला बिंदु अनुस्वर कहलाता है। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वर कहा जाता है। आप पहचान भी सकते हैं, इसी के नाम में से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। स्वर के ऊपर जो लगाया जाता है उसे अनुस्वर कहते हैं। बस सिंपल है, आप बना देंगे। उदाहरण लिखिए, हंस, वंश, कतय, भंग, रंग। इस प्रकार के जो उदाहरण है आप कोई भी दे सकते हैं। कोई भी 2 उदाहरण आप दे देना तो आपके फुल मार्क्स आने की उम्मीद हो जाती है। चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं। यदि इसका प्रयोग 5 वर्ण अक्षरों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ण के पंचम वर्ण की भक्ति होगा। तो इसका मीनिंग, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि संधि में आप समझेंगे इसको, अभी नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, हलंत का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका बीटीसी यानी डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हलंत का चिन्ह आपको पता है, यह स्वतंत्र वर्ण नहीं होता, इसका प्रयोग हमेशा वर्ण के बाद होता है। हलंत का अभिप्राय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण, यानी स्वर के बिना वर्ण, जैसे ख। इस प्रकार अगर हम इसमें लगा दें तो ये बिना स्वर का एक व्यंजन है। जब किसी व्यंजन को बिना किसी स्वर से लिखना होता है तो उसके साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, ये आप उदाहरण देख लेना। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया, जैसे क, ल, ये सब बिना स्वर की सहायता के लिखे गए हैं। अगर यहाँ पर हलंत नहीं होता तो अगर हम इसको एल ल लिखते इस प्रकार, ये बिना ये स्वर के साथ लिखा जाता है। हर एक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। अगर उस व्यंजन में से हम स्वर हटा दें तो वो इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है गाइस, आप सभी की समझ आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज हमारी ये प्रीवियस ईयर की क्लास चली हुई है, कल हम वर्णमाला को स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, बीटीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? 2 उदाहरण सहित बताइए। तो आप बता देंगे प्रश्न सूचक चिन्ह का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, यानी अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगता है इंग्लिश में, हिंदी में उसको प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। देखते हैं आपको पेपर में क्या लिखना होगा। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। ठीक है, जो भी कोई इसके तो परिभाषा भी इसके शब्द में ही है कि भाई जिस चिन्ह का प्रयोग करके हम वाक्य करते हैं यानी प्रश्नात्मक वाक्य करते हैं तो वही प्रश्न सूचक चिन्ह कहलाते हैं। 2 उदाहरण दे देंगे, तुम्हारा क्या नाम है? भाई हमने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, इसलिए हमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। क्या तुम कॉलेज नहीं जाओगे? ये भी क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। जैसे हमने पूछा तुमने पढ़ाई की थी, तो ये हमने क्वेश्चन पूछा तो इसके लिए यहाँ पर भी लगेगा, ये क्वेश्चन पूछने पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? 2 उदाहरण चिन्ह लिखिए। कोष्ठक आपको पता है इस प्रकार के भी होते हैं, इस प्रकार के भी होते हैं और गाइस इस प्रकार के भी होते हैं। 3 प्रकार के कोष्ठक चिन्ह होते हैं। तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग विशेष सूचक बात को कहने के लिए करते हैं, यानी अगर आपने पूरे सेंटेंस में यानी पूरे वाक्य में कुछ ऐसा शब्द बोला है स्पेशल, उसको हम इस प्रकार से कर देते हैं, तो यही काम है कोष्ठक का। तो देखिए, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग विशेष सूचक बात कहने के लिए करते हैं। और उदाहरण आप देख लीजिए, अज्ञेय प्रयोगवादी कवि को ज्ञानपीठ सम्मान मिला।
तो ये प्रयोगवादी जो है ये स्पेशल शब्द है, तो इनको कोष्टक के अंदर रख लिया। तुलसीदास की भाषा अवधी पूर्व हिंदी की बोली है, यानी कहाँ की बोली है? पूर्व हिंदी की बोली, ये स्पेशल बात है, तो इसको भी कोष्टक के अंदर रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। 2016 में आपसे पूछा गया था और 2 नंबर में आपसे पूछा था। सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है, पर जो मनुष्य है वह और यह नहीं जानता कि मूर्ख है, ये वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो गाइज इस सेंटेंस में यानी इस वाक्य में आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो आप सभी को मैंने विराम चिन्ह की परिभाषा कल बताई थी, सभी प्रयोग भी बताए थे कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी होगी, इसीलिए आप गलती करोगे। तो ठीक है गाइज, आप उसको देख लेना, सभी प्रशिक्षु देख लेना, प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करना। सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, तो यहाँ तक का तो आपको सेंटेंस एक ही लहर में बोलना है। जैसे सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, इसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे और यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अल्प विराम का बच्चों, अल्प विराम का, अर्ध विराम का नहीं, अल्प विराम का। अर्ध विराम का तो ये चिन्ह होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। अल्प विराम तो और कम समय के लिए होता है, तो आप अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। वह ज्ञानी है, अब इस प्रकार फिर से रुकेंगे, यहाँ पर फिर अल्प विराम का प्रयोग होगा। पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता है कि मूर्ख है, यहाँ पर फिर आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। वह सबसे बड़ा मूर्ख है। बाद में हम खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी के समझ आ गया होगा। क्लास की पीडीएफ आपको पक्का आज ही मिल जाएगी, थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम ग्रुप में आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करके आप इसे नोट करना। बीटीसी 2017 और 19 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित समझाइए, यानी किन्हीं भी 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझा दीजिए। कोई भी विराम चिन्ह आप बता सकते हैं, जो भी आपको पता है, आप सभी से अच्छे से जानते हैं, उन्हीं 4 को लेना। सबसे पहले आप विराम चिन्ह के भेद इस प्रकार लिखना। सबसे पहले आपने लिखा पूर्ण विराम चिन्ह। आप कोई सा भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से आता होगा, यानी खड़ी पाई भी बोला था मैंने इसको। वाक्य के अंत में लगाया जाता है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको बच्चों, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ये तो कोई भी लिख देगा भाई, सभी पता है कि पूर्ण विराम का चिन्ह वाक्य के अंत में होता है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही कर दिया भाई किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर इन्होंने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाकर अपनी बात को खत्म कर दिया। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वाक्य के अंत में लगाया जाता है। कोई भी आप 2 एग्जाम्पल दे देना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये इन्होंने राष्ट्रभाषा गलत लिखी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप इस प्रकार लिखना कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है, राज्य भाषा है। मैं इस प्रकार से बच्चों आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे MCQ में भी पूछ लिया जाए कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है या कैसी भाषा है, तो आप बच्चों राष्ट्रभाषा लगाएंगे। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी हिंदी राजभाषा है, राज्य भाषा। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये बात बोलकर अपनी बात खत्म करी, तो पूर्ण विराम का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट अर्धविराम। भाई अर्धविराम का भी हमें पता है, वाक्य में छोटा विराम। अभी मैंने आपको बताया था, इससे 2 क्वेश्चन पहले ही, इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने, देखो गाइज यहाँ पर बताया था, यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग, लेकिन ये अल्प विराम से भी कम समय के लिए लगाया जाता है। तो चलिए समझते हैं। वाक्य में छोटे विराम अर्धविराम कोमा लगाते हैं, यानी अल्प विराम थोड़ा बड़ा हो जाता है, उससे भी कम समय में रुकने के लिए, कम समय रुकने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चित रहिए। तो यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग
हो गया। और पूरा वाक्य खत्म करने के बाद आपको नहीं भूलना है कि आपने अपनी बात खत्म कर दी और पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया। तो बच्चों पूर्ण विराम का भी प्रयोग कर लेना। तीसरा विराम चिन्ह जानते हैं, थर्ड ले लेते हैं हम अल्प विराम। सिंपल सिंपल से ही ले लेंगे पेपर में भी, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और बच्चों क्लियर क्लियर लिखना अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह ये वाला होता है। क्या लिखना है आपको कॉपी में, किसी वाक्य में जब कुछ रुकना होता है तो अल्प विराम लगाया जाता है। बच्चों मैं अभी किसी के कमेंट नहीं पढ़ सकता क्योंकि क्लास को लेने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। आप सभी अपने कमेंट बॉक्स प्यारे प्यारे अपने सारे कमेंट आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं तसल्ली में आपका सभी का रिप्लाई करूंगा। और बच्चों जिसका रिप्लाई नहीं कर पाता वो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सभी बच्चों का रिप्लाई कर दूँ। ठीक है गाइज। और एवरी संडे आपका हिंदी का भी और सभी विषय की भी क्लास चल चुकी है, साइंस की चल रही है और शैक्षिक प्रबंधन की भी चली हुई है। और एवरी संडे आपका बच्चों टेस्ट हुआ करेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो आप इस बारे में थोड़ी अपनी राय बताना। और नेक्स्ट संडे में हम मिलेंगे क्लास के साथ, टेस्ट के साथ, हम भी हिंदी का टेस्ट लेंगे। चलिए बच्चों इसे पढ़ते हैं अल्प विराम को। ये कुछ अर्ध विराम से ज़्यादा समय के लिए लगाया जाता है। किसी वाक्य में जब कुछ रुकना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। कितनी सिंपल भाषा है। अरे बच्चों अल्प विराम देखो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, अल्प विराम थोड़े समय के लिए। आप लिख दो इसको डिफाइन करके, किसी वाक्य में जब कुछ समय के लिए रुकना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। चलिए देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि आपको एग्जाम्पल भी लिखने हैं और आप आई थिंक एग्जाम्पल तो याद नहीं होंगे लेकिन आप वहाँ पर बना सकते हैं। आप समझ लीजिए प्लीज़। आत्मा अचर अमर और अविनाशी है, तो पूर्ण विराम तो हमें जरूर लगाना है, नहीं छोड़ना। यहाँ पर अर्ध विराम का भी प्रयोग हो जाएगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए रुके हैं, जैसे अच्छा अब फिर मिलेंगे, तो ये यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी आपके उदाहरण हैं। उदाहरण जैसे तुम्हें जो करना है कर लो, तो ये यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग और बाद में खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम का प्रयोग लगाना मत भूलना। बच्चों आप कहते हो कि मैं पूरा क्वेश्चन करके आया और मेरे मार्क्स काट लिए गए, 2 नंबर नहीं दिए, 1 नंबर दी, या बच्चों के प्रशिक्षु की बैक लग गई। हिंदी में तो बच्चों बैक लगने का काम ही नहीं है। तो आप इस तरीके से पढ़ना कि अगर आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है गाइस, लिख लो मत भूलना, आपको लगाना है। यहीं पर आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, फिर बच्चों आप बैक का स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हो, आरटीआई लगाते हो, इससे कुछ नहीं होगा फिर। नेक्स्ट विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। यह चिन्ह उस समय वाक्य के अंत में लगाया जाता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं, यानी आश्चर्य का भाव होता है, या कोई ऐसी बात हो जाए जिसका आपको अंदेशा नहीं था, आप सोच नहीं सकते, एकदम से ऐसी बात कह दी तो उसका आपको आश्चर्य हुआ, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसी चिन्ह को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह। ये मैंने आपको पहले ऊपर भी पढ़ाया है इसी क्लास में। एग्जाम्पल देखते हैं, वाह ताजमहल कितना सुंदर है, वाह लगाया ना, वाह, अरे, छी, इस तरीके के शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम यह क्या कर दिया, तुमने यह क्या कर दिया, अरे तुम अभी तक गए नहीं, इस प्रकार के जो वाक्य है, छी छी तुम कितने गंदे हो, इस प्रकार के वाक्यों में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आपको बता दिया इस प्रकार का होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन बीटीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। और बच्चों यही है, विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका सबसे पहला टॉपिक विराम चिन्ह लिया। हंस पद एवं समाप्ति सूचक चिन्ह का विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। यानी हंस पद और समाप्ति सूचक चिन्ह के बारे में आप बताइए। बच्चों जो मैंने आपको विराम चिन्ह बताए हैं आप इनको अच्छे से नोट करके और अच्छे से लिख लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से देखकर नोट कर लेना और बार बार रिवीजन करना, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये क्लास आपकी यूपी टेट
सी टेट और सुपर टेट। बच्चों सभी जगह हिंदी पूछी जाती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी हिंदी आपके लिए ये अच्छी कारगर साबित होने वाली है। तो आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपके हिंदी में फुल मार्क्स आएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए हंस पद के बारे में जानते हैं। हंस पद का ये चिन्ह होता है इस तरीके का, आपने कोई सेंटेंस लिखा और यहाँ पर कोई अक्षर छूट गया वाक्य लिखने में, तो उसको इस प्रकार से लिखकर यहाँ पर हम लिख देते हैं उस शब्द को। चलिए, जब लिखते समय कोई शब्द अथवा पद भूल से छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए यह चिन्ह का प्रयोग पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। जैसे मुकेश एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर इन्होंने बहुत छोड़ दिया, लेकिन मुकेश एक बहुत अच्छा लड़का है तो इसको लिख देंगे इस प्रकार से, चिन्ह लगा देंगे हंस पद और लिख देंगे। इस चिन्ह को ही त्रुटिबोधक चिन्ह कहा जाता है। आप सभी की समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह यानी समाप्त होने पर लगाया जाता है। जैसे पूर्ण विराम, भाई पूर्ण विराम से आशा है कि पूरी तरह से ठहरना या रुकना। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप लेकर विराम ले ले, वहीं पूर्ण विराम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रामू खेलता है, अपनी बात खत्म करी, सोहन तथा मोहन विद्यालय गए थे, पूरी बात खत्म हुई, तो यहाँ पर समाप्ति सूचक चिन्ह यानी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चों। बीटीसी 2017 में री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था सेकंड में, पेपर सेकंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। वाक्य में प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक चिन्ह का कब प्रयोग किया जाता है, उदाहरण सहित बताइए। बच्चों, अगर आपसे नहीं बोला गया कि उदाहरण सहित बताइए तो आपको फिर भी उदाहरण सहित बताना होगा। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का ऐसा चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक का ये वाला होता है। यानी प्रश्न सूचक चिन्ह जब आप किसी से प्रश्न करते हैं, इस वाले चिन्ह में आप किसी से विस्मयादिबोधक यानी कुछ ऐसी बात जो आपको पता ना हो, एकदम से अचंभा लगे, वहां पर विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। उप चिन्ह जो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है, जैसे क्या सरकार महंगाई को रोकने के लिए सफल हो सकती है, तो क्वेश्चन मार्क। भाई क्वेश्चन ही तो पूछा है कि क्या सरकार महंगाई को रोकने में सफल हो सकेगी, तो क्वेश्चन पूछ लिया। यह भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु देश में कौन आगे आएगा, तो क्वेश्चन मार्क लगाकर अपनी बात खत्म की। तो यही चिन्ह होता है प्रश्नवाचक का। विस्मय बोधक का चिन्ह होता है, भाई मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, आप फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। यह चिन्ह उस वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं। जैसे भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड की टीम के मुकाबले श्रृंखला में हार गई, यानी ऐसी आशा नहीं थी, क्योंकि भारत की टीम कैसे हार सकती है मुकाबले में, भारत तो बहुत अच्छा देश है, यानी खिलाड़ी अच्छे हैं भारत की टीम में, तो नहीं हार सकती, इसलिए अचंभा हुआ, वो भी इंग्लैंड से। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आप आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च करना ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम में जाकर, 8000 प्लस प्रशिक्षु जो जुड़े हैं उसमें आप ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर के बाद आपको इस क्लास की पीडीएफ आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है गाइस, इससे पहली क्लास विराम चिन्ह की और सिलेबस की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हर रोज 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, एक शाम के 4 बजे होती है साइंस और शैक्षिक प्रबंधन की, तो आप उसे भी देखना मत भूलिए। और मैथ की क्लास का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैथ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगी मैथ की प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर आप सारी मैथ की क्लास लीजिए। और सभी सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, क्लास नंबर 4 वर्णमाला के साथ। और कल सुबह 10 बजे आना न भूलना, ठीक है गाइस। एक क्वेश्चन आप सभी बताइए कि कौन सा चिन्ह आपसे पूछूं जिसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। आपसे पूछ लेता हूं अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह, अर्धविराम का चिन्ह और उसकी परिभाषा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।